सो हेलो एवरीवन, चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पहले एपीएच के ना, एंटी पार्टम हेमरेज की। देखिए ये जो टर्म है एपीएच, इसे आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, कई बार देखा होगा, ये कई बार आया होगा, इवन मटेरिया मेडिका में आया होगा या कई जगह पर आपको ये देखने को मिला होगा। और एपीएच पर ना क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे या फिर फुल फॉर्म पे दे देंगे। होता क्या है एपीएच? तो एपीएच बेसिकली दर्शाता है आपका एंटी पार्टम हेमरेज को। अब देखो एंटी पार्टम हेमरेज, तो पार्टम इज बेसिकली पार्चुरेशन, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है अभी। बेबी की डिलीवरी से पहले होने वाला हेमरेज जो है उसे हम लोग बेसिकली एंटी पार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, कैसे डिफाइन किया गया इस कंडीशन को देखिए जरा। तो कहा जा रहा है इट इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। ये क्राइटेरिया याद रखना है आपको। हम ब्लीडिंग को एंटी पार्टम हेमरेज सिर्फ और सिर्फ तब कहेंगे जब ब्लीडिंग 28 वीक के तो बाद हो, ठीक है, 28 सप्ताह के बाद हो, मतलब 7 महीने के तो बाद हो, लेकिन बेबी के जन्म से पहले तक हो जाए। और ये ब्लीडिंग बर्थ कैनाल के अंदर ही हो सकती है, ठीक है, या बाहर भी आ सकती है। इसलिए लिखा है ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट, है ना। कई बार ब्लीडिंग जो है वो बाहर दिखती नहीं है, रिवील नहीं हो पाती है, कई बार बाहर आ जाता है ब्लड, है ना, तो कहते हैं कि भाई वो बाहर आ चुका है या रिवेल्ड हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो कंसेप्ट 28 वीक के बाद बट बेबी के जन्म से पहले। चलिए क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो इन कॉजेज को भी आपने इंडिविजुअली देखा होगा कई बार। जब भी हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज की बात करते हैं तो देखिए इसके मेन 3 कारणों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम कॉजेज की बात करें एपीएच की, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन फैक्टर है वो है प्लासेंटल कॉजेज। देखो यहां पर लिखा हुआ प्लासेंटल कॉज। 70% केसेस में जो मेन कारण यहां पर उभर कर आ रहा है वो प्लासेंटल कॉज है ना। प्लासेंटा है, प्लासेंटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां देखने को मिलेंगी। 25% केसेस में अनएक्सप्लेन्ड है और एक्स्ट्रा प्लासेंटर ओनली 5% है, ओनली 5%। तो 70% केसेस एपीएच करा रहा है कौन? प्लासेंटा। प्लासेंटा से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज वो कौन सी एब्नॉर्मलिटीज होंगी अभी हम उनको देखेंगे, लेकिन प्लासेंटा से रिलेटेड गड़बड़ी जो है वो 70% चांसेस केसेस करा रहा है एपीएच के। अनएक्सप्लेन्ड जहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, वो 25%। और उसके अलावा एक्स्ट्रा प्लासेंटल ओनली 5%। अब देखिए इसे भी हम लोग सब डिवाइड करते हैं जरा। जब हमने इसे भी सब डिवाइड किया तब आपको समझ में आता है कि ये जो 70% है ना प्लासेंटल कॉज का, इसमें भी 2 ही कंडीशन है प्लासेंटा की जो ये कराती है। और देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 35% के साथ है प्लासेंटा प्रेविया और 35% के साथ ही है अब्रप्शियो प्लासेंटा। 70 का हाफ हाफ हो गया, देखो जरा ध्यान से। एक है प्लासेंटा प्रेविया और एक है अब्रप्शियो प्लासेंटा। इन दोनों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं या सिनेरियो बेस्ड देते हैं। भाई एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, एक लेडी है, इतने इतने एज की है, इतनी प्रेगनेंसी के साथ आई है और इस तरह से ब्लीडिंग हो रही है। अब आपको पहचानना होगा कि वो एपीएच है तो कौन सा एपीएच है। पहली बात तो एपीएच की पीपीएच है और प्लस प्लासेंटा प्रेविया कॉज है अब्रप्शियो प्लासेंटा। तो इनके ना पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको अभी हम देखेंगे। बड़ा सिंपल सा है, प्लासेंटा प्रेविया, प्रेविया दर्शाता है नीचे आ जाने को। तो जब प्लासेंटा अपनी नॉर्मल लोकेशन के बजाय नीचे सर्विक्स के पास डेवलप होने लगे तो उसे प्लासेंटा प्रेविया कहते हैं। और नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा अगर समय से पहले डिटैच हो जाए तो वो ब्लीडिंग दिखाता है, उसे अब्रप्शियो प्लासेंटा कहते हैं। इनकी डिटेलिंग हम देखेंगे। पर देखिए एक्स्ट्रा प्लासेंटल जो है 5%, उसमें क्या क्या हो सकता है। सर्विक्स में कोई पॉलिप हो सकता है जो कि क्या दर्शाता है, म्यूकोसल ग्रोथ को दर्शाता है। इसके अलावा कार्सिनोमा सर्विक्स ब्लीडिंग करा सकता है, या फिर फिजिकल ट्रॉमा, चोट लग गई हो, वो भी एपीएच करा सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज करा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है। जब वो खुद ही क्लासिफाइड नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड बोल दिया है, तो आप कैसे ही कॉजेस पे एक्सप्लेन करोगे, समझेगी नहीं आप। तो जो मेन फोकस है जो हमें करना है वो है प्लासेंटा प्रेविया और अब्रप्शियो प्लासेंटा पर, करेक्ट। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग
प्लासेंटा प्रेविया। ठीक है, अभी क्या है प्लासेंटा प्रेविया, आइए जरा समझते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि प्लासेंटा अगर अपनी नॉर्मल लोकेशन से नीचे आ जाए तो उसे प्लासेंटा प्रेविया कहते हैं। सामान्यतः हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि अगर ये गर्भाशय है, अगर ये यूटेरस यहाँ पर मौजूद है, तो प्लासेंटा आइडियली या तो इस फंडल एरिया पर बन जाएगा, ठीक है, और अगर ये बेबी है मान के चलिए, ठीक है, तो प्लासेंटा और ये अल्टीमेटली अम्बिलिकस, तो प्लासेंटा को कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, यूटेराइन बॉडी पर या यूटेराइन फंडस के आसपास होना चाहिए था। कभी भी यूटेरस के नीचे वाले सेगमेंट में आइडियली हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पर प्लासेंटा नहीं बनता है ना, और ये फैलोपियन ट्यूब बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा जो है वो एक्चुअल में इस जगह पर बन रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ बन रहा है, या तो यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है या सेंट्रल एरिया में बन गया सीधे। इसके अलग अलग सब वेराइटीज है जो अभी हम देखेंगे, ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए क्या लिखा है, व्हेन प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। क्या कहा गया है, जब कभी प्लासेंटा पार्शियली या कंप्लीटली लोअर यूटेराइन सेगमेंट में बनने लगे ओवर एंड एडजेसेंट टू द इंटरनल ऑस। देख लो क्या कह दिया, इंटरनल ऑस के ऊपर या उसके करीब। हम जानते हैं सर्वाइकल कैनाल जो है उसमें एक इंटरनल ऑस होता है, एक एक्सटर्नल ऑस होता है। तो अंदर की तरफ यूटेरस के कांटेक्ट में क्या है, इंटरनल ऑस। तो कवरिंग किसकी होने वाली है, इंटरनल ऑस की कवरिंग होने वाली है। तो यहां पर यही हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंटरनल ऑस के ऊपर या उसके नजदीक बनने लगता है। इट इज कॉल्ड प्लासेंटा प्रेविया। क्लियर। तो प्लासेंटा प्रेविया में क्या हुआ है, यहां पर प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन नॉर्मल यूटेराइन बॉडी या फंडल एरिया पर ना होकर कहां चला गया है, नीचे की तरफ चला गया। इसे प्लासेंटा प्रेविया कहा है। क्या बहुत ज्यादा कॉमन है, नहीं, ओनली 0.5 to 1% केसेस होते हैं। मैक्सिमम 100 में से एक केस हो सकता है प्लासेंटा प्रेविया का। क्या किन किन फीमेल्स में हो सकता है, आइए जरा रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं, क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, किन कंडीशंस में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे इट इज फाउंड टू मल्टीपैरस वुमन इन 80% केसेस। देखिए 80% केसेस उन वुमेन्स के हैं, उन केसेस में है ऐसी वुमन से जो पहले भी मदर बन चुकी हैं। मल्टीपैरस वुमन जो कई बार मदर बन चुकी हैं, उनमें ज्यादातर चांसेस हैं कि वहां पर प्लासेंटा प्रेविया हो जाए, ठीक है। मल्टीपैरस वुमन, एज मोर देन 35 ईयर्स, है ना। कोई भी प्रेगनेंसी अगर 35 ईयर्स के बियॉन्ड हो रही है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने देखे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लासेंटा प्रेविया ही वाली सिचुएशन नहीं है, और भी कई कंडीशन सर्कमस्टांसेस हमने ऐसे देखे हैं जहां पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एज मोर देन 35 इयर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी। आप खुद सोचिए ना, अगर ट्विन है, ट्रिपलेट या क्वाड्रुपलेट है, इतने सारे बेबी हैं, तो प्लासेंटा भी बन रहे हैं अगर अलग अलग, तो एक प्लासेंटा ऊपर है, दूसरा इधर है, तीसरे को तो नीचे जाना ही पड़ेगा ना, समझे कि नहीं आप। तो अगर वहां पर मल्टीपल प्रेगनेंसीज है तो प्लासेंटा में अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसकी लोकेशन चेंज होगी, क्योंकि अगर ज्यादा प्लासेंटा बन रहे हैं तो लोकेशन चेंज होना जरूरी है। सो याद रखेंगे मल्टीपैरस वुमन एक मेन फैक्टर, रिस्क फैक्टर, एज मोर देन 35 इयर्स एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कोई पैथोलॉजी है इसके ऊपर? तो बेसिकली देखो, कुछ इटियोलॉजिकल कंसेप्ट है, कुछ थ्योरीज है। वो थ्योरीज के बेसिस पे कहा जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसीलिए ये प्लासेंटा प्रेविया बन गया। क्या थ्योरी है? पहली ये देखिए, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। क्या होता है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी? कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल था कि जब यूटेरस में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, ये ओवरी से ओवम निकला और ये फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा था एम्पुला में, करेक्ट। ओवम कहां वेट करता है? एम्पुला में। अगर यहां पर इंटरकोर्स हुआ तो स्पर्म जो है, उस स्पर्म को, काम क्या है उस स्पर्म का, उसको आना है मूवमेंट करते हुए और अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब में आके एम्पुला में ओवम को फर्टिलाइज करना, ये हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सेल है, जो ओवम है, वो डिवाइड होता रहता है ना, मोरूला, ब्लास्टुला। अल्टीमेटली ब्लास्टुला स्टेज तक आते आते वो इम्प्लांटेशन वाले एरिया, मतलब सिचुएशन में आ जाता है। अब उसे या तो यहाँ इम्प्लांट हो जाना चाहिए था या यहाँ इम्प्लांट हो जाना चाहिए था। यहाँ इम्प्लांट होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लासेंटा बन जाता, यहाँ इम्प्लांट होता तो इधर प्लासेंटा बन जाता, ऐसे कुछ होता। हुआ ये है, ये थ्योरी ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी ये कहती है
कि यहाँ पर जो फर्टिलाइज ओवम है वो ऊपर ना रुककर इन पर्टिकुलर एरियाज में ना रुककर नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और जब वो नीचे की तरफ गिर गया तो वहीं पर उसका डेवलपमेंट होने लगा, इसलिए उसका प्लासेंटा भी वहीं डेवलप होने लगा। इस कंसेप्ट को कहा जाता है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। क्या कहा जाता है? ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। तो ये एक कंसेप्ट आया। दूसरा आया कि डेसिडुआ ही डिफेक्टिव है। अब ये डेसिडुआ क्या होता है समझिए जरा। जब भी हम प्लासेंटा को देखते हैं, मान के चलिए जैसे ये प्लासेंटा डेवलप हुआ है, ठीक है, तो प्लासेंटा का डेवलपमेंट दो लेयर से होता है, याद रखना है, दो लेयर से होता है हमेशा। एक डेसिडुआ बेसिलिस जो मदर की तरफ की सरफेस है, क्या कहते हैं हम लोग इसे? डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है, अंदर की तरफ से बनता है। और एक है डेसिडुआ फ्रंडोसम जो बेबी की तरफ से बनता है, प्लासेंटा का एरिया। ये दोनों मिलकर टोटल प्लासेंटा बनाते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरी कहती है कि यहां पर डेसिडुआ ही डिफेक्टिव था, तो जो प्लासेंटल सरफेस था, चाहे वो डेसिडुआ बेसिलिस हो चाहे वो डेसिडुआ फ्रंडोसम हो, वो ऊपर टिका ही नहीं। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम तो नीचे ही जाने वाले हैं और नीचे ही ग्रो करने वाले हैं, इसीलिए डेसिडुआ के डिफेक्ट की वजह से प्लासेंटा नीचे बन गया। तो ये दो मेन थ्योरीज हैं जो हमें दर्शाती है कि भाई किन किन रीजंस की वजह से प्लासेंटा प्रेविया हुआ है या ऐसा क्यों हुआ है। यहां पर आप इस इमेज को देखिए जरा ध्यान से। इस इमेज पर जरा अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा प्लासेंटा प्रेविया। देखो जरा ध्यान से, ये एक नॉर्मल इमेज है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये लोअर सेगमेंट है और इस लोअर सेगमेंट में प्लासेंटा बिल्कुल भी नहीं है। प्लासेंटा कहीं ना कहीं यहां पर मौजूद है, देखो आप, ठीक है। और वहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी अटैच है। ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है कॉमन, ये भी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, लेकिन यहां पर देखो लिखा लो इम्प्लांटेशन। ये है पूरा कि इस पर्टिकुलर एरिया पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा इस जगह पर आ गया, देखो आप, ये बिल्कुल इंटरनल ऑस के करीब है, ठीक है। इसे लिखा लो इम्प्लांटेशन कि अभी वो नीचे है फिर भी कवर नहीं कर रहा है। फिर लिखा देखो पार्शियल प्लासेंटा प्रेविया। इसने क्या करा, ये प्लासेंटा आया और इसने सर्वाइकल ऑस को थोड़ा सा पार्शियली कवर भी कर लिया है, पार्शियली कवर भी कर लिया, इसलिए इसको पार्शियल प्लासेंटा प्रेविया कहा है। और यहां पर देखो आप टोटल प्लासेंटा प्रेविया, ये देखो ये कैसे बना है, यहाँ पर प्लासेंटा ये बना है, इसने पूरे सर्वाइकल ऑस को ही कवर कर लिया है। तो बेबी की नॉर्मल डिलीवरी तो भूल ही जाइए आप, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कंसेप्ट यही है कि प्लासेंटा प्रेविया में ना स्टेजेस होती है, स्टेजेस या हम कह सकते हैं इसके टाइप्स हो सकते हैं। ये लोअर एंड को कितना कवर कर रहा है उसके बेसिस पे इसके सब डिविजन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसे हम नॉर्मल के अलावा लो इम्प्लांटेशन, पार्शियल प्लासेंटा कवरिंग या फिर टोटल प्लासेंटा प्रेविया के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और अलग वे में देख लेते हैं जरा। इस इमेज को देखिए, इस इमेज से आपको और समझ में आएगा कि वो कैसे कहीं ना कहीं कवर कर रहा है इंटरनल ऑस को। देखो ये टाइप 1 में हम अगर हमने कहा कि एक वैरायटी है टाइप 1 जहां पर वो लोअर सेगमेंट में आया बट कवर नहीं किया है, तो अगर ये ओपनिंग है, मान के चलो ये सेंट्रल एरिया है और ये पूरा सर्वाइकल ऑस है, ये पूरा जो है ना ये कवर्ड है, सर्वाइकल ऑस है, ठीक है, और ये सेंट्रल पॉइंट है। तो यहां पर अगर प्लासेंटा यहां तक कवरिंग कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां फ्रंट से देखने पर कवरिंग सिर्फ इतनी दिख रही है, तो ये टाइप 1 कैटेगरी में आ गया। फिर आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया है ये सर्वाइकल ऑस तक टच कर चुका है लगभग लगभग, लेकिन फिर भी इसको टाइप 2 में रखा और सामने से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये सेंट्रल एरिया को पूरी तरह से कवर नहीं किया है, लगभग लगभग टच कर दिया है। टाइप 3 में आप देखोगे प्लासेंटा इस लेवल तक पहुंच चुका है और सेंट्रल एरिया के बियॉन्ड चला गया। देखो टाइप 3 में आप देखोगे उसने सर्वाइकल ओपनिंग को 3/4 से ज्यादा कवर कर लिया, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो। और एक देखिए यहां पर ये प्लासेंटा जो है इसने पूरे एरिया को ही कवर कर लिया ओपनिंग को, और यहां पर आप देखोगे कि सर्वाइकल ऑस पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, ठीक है। टाइप 4 इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो ये सिर्फ आपको ये दर्शाने के लिए है कि यहां पर जो ओपनिंग है वो कितनी क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ टच कर सकता है वो, या उससे भी कम हो सकता है, या पार्शियल से ज्यादा हो सकता है, या कंप्लीट हो सकता है। इस तरह की वैरायटीज जो है हमें प्लासेंटा प्रेविया में देखने को मिलती हैं। आइए डिग्रीज की बात करें।
देखिए जरा, वही बातें हैं जो अभी आपने इमेज में नोटिस किया था ना, वही है। देखिए जरा, तो मेनली हमने क्या कहा कि यार 4 वैरायटी होती है, ठीक है, टोटल 4 वैरायटीज, 4 टाइप्स। तो सबसे पहले लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रेविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पर डिपेंड करता है ये, जैसा अभी हमने देखा। यहां पर आप देखोगे टाइप 1, जिसको लो लाइन भी कहा जाता है, ये सिर्फ प्लासेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट में आया है। देखो, द मेजर पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट and only the lower margin encroaches to the lower segment up to the os। वो ये कहना चाहता है टाइप 1 वैरायटी में या लो वैरायटी में कि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है ना प्लासेंटा का, वो अभी भी अपर सेगमेंट में ही है। ठीक है, अपर सेगमेंट में ही है मेजर पोर्शन उसका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लोअर मार्जिन जो है वो लोअर सेगमेंट जो है उसके तक पहुंचने की कोशिश करता है ऑस तक। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, जैसे कि अभी ये जो हमने इमेज देखा टाइप 1 वैरायटी में, ठीक है, टाइप 1 वैरायटी में ये जो इमेज हमने देखा है, हम इसकी मदद से समझ सकते हैं यहां पर कि यहां पर क्या हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है प्लासेंटा का वो ऊपर ही है, सिर्फ लोअर सेगमेंट का कुछ हिस्सा जो है वो सर्वाइकल ऑस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा टाइप 1 वैरायटी। तो टाइप 1 वैरायटी में क्या हुआ है, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश हुई है, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश हुई है उस तक पहुंचने की। अब देखिए टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 2 ने एक और टर्म यूज किया, मार्जिनल। क्या यूज किया, मार्जिनल। इसका मतलब यह है कि ये मार्जिन तक पहुंच चुका है, ऑस के एक पर्टिकुलर एक एंड को टच कर चुका है। सो द प्लासेंटा रीचेस द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ऑस बट डज नॉट कवर इट। वो इंटरनल ऑस के मार्जिन तक पहुंच चुका है, उसने मार्जिन को टच किया है, लेकिन उसने उसे कवर नहीं किया है। तो सेकेंड टाइप को हम मार्जिनल वैरायटी भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर प्लासेंटा पहुंच चुका है, उसने टच किया है, बोले सिर्फ और सिर्फ ऑस को लगभग लगभग सेंट्रल एरिया तक पहुंच चुका है, टच किया, लेकिन उसको पार्शियली भी कवर नहीं किया है अभी। ठीक है, सेकेंड डिग्री में। चलिए फिर इस स्टेज में आते हैं। तो एक लो लाइन हो गया, एक मार्जिनल हो गया, थर्ड क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से। टाइप 3 वैरायटी में लिखा है, टाइप 3 वैरायटी कहता है इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल। द प्लासेंटा कवर्स द इंटरनल ऑस पार्शियली। इसने इंटरनल ऑस को कवर तो किया है, लेकिन पार्शियली कवर किया है, लेकिन कवर किया है, पार्शियली कवर कर दिया है, इसलिए इसको हमने इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लासेंटा प्रेविया के नाम से लिखा या कहा। देखो यहां पर ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि भाई इसने इस ऑस को कवर तो कर दिया है, लेकिन इसकी कवरिंग जो है वो इस तरीके से नहीं होती कि प्रेशर से अलग ना हो जाए। जब अगर बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू आने भी लगता है ना, तो प्रेशर से कई बार वो थोड़ा सा डिटैच हो जाता है। तो टाइप 3 में हम कहते हैं कि पार्शियल कवरिंग हुई है। यहाँ पर हमको 3/4 दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बोले पार्शियल कवरिंग हुआ है। और फिर आते हैं जरा इस स्टेज पे, तो टाइप 4 वैरायटी जो होती है, इसको सेंट्रल या टोटल प्लासेंटा प्रेविया के नाम से भी जानते हैं। और एक सीधा सा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बस ये बताइए कि किस प्लासेंटा प्रेविया में बर्थ कैनाल के थ्रू डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, आपका आंसर सीधे सीधे हो जाना चाहिए कि सेंट्रल प्लासेंटा प्रेविया या फोर्थ स्टेज या फोर्थ टाइप में द प्लासेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ऑस इवन आफ्टर इट इज फुल्ली डायलेटेड। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि जो थर्ड वैरायटी है ना, उसमें भी हमें दिखता है कि पार्शियल डायलेटेशन है, लेकिन जब सर्वाइकल ऑस डायलेट होगा या बेबी बर्थ कैनाल से निकलेगा, तो भी उम्मीद होती है कि वो नेचुरल डिलीवरी से हो जाए, लेकिन फोर्थ स्टेज में इतना भी डायलेटेशन हो जाए तो भी वो कवर करके रखता है, यहाँ पर नेचुरल बर्थ कैनाल के थ्रू डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर हुआ। तो ये 4 वैरायटीज है। ठीक है, मेनली ये 4 वैरायटीज है, अलग अलग तरह के डायग्राम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये 4 वैरायटी है जो हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया भाई प्लासेंटा प्रेविया, तो क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं पहले ये समझ लेते हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि ये लेडी प्रेग्नेंट है ना, ठीक है, तो बेबी भी है अभी,
और प्लासेंटा अटैच है, तो बेबी को सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, प्लासेंटा। जो अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको नरिशमेंट मिल रहा है वो प्लासेंटा के थ्रू ही आ रहा है। अगर प्लासेंटा ठीक से नहीं बना है या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है या प्लासेंटा में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो रिस्क जो है वो बेबी को होने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ना उनको बहुत ध्यान से नोटिस करना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। For clinical purposes the types are graded into, देखो दो वैरायटी में बांटा है, एक माइल्ड वैरायटी और एक मेजर वैरायटी। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी हमने डिवाइडेशन किए हैं। कहा जाता है कि टाइप 1 प्लासेंटा प्राविया जो है वो माइल्ड है, टाइप 1 माइल्ड है। इवन जो टाइप 2 है इसमें भी एंटीरियर वैरायटी माइल्ड है। अब ये क्या होता है यार, और लिखा देखो इसमें वेजिनल डिलीवरी पॉसिबल है। अब ये क्या है पहले समझ लेते हैं। जो टाइप 2 है उसको हमने क्या कहा था, मार्जिनल कहा था, करेक्ट, ये हमने कहा था मार्जिनल। अब यहाँ पर सिचुएशन को समझना आप जरा, क्या होता है ये प्लासेंटा किस सरफेस पर अटैच है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे ये तो लेटरल व्यू है यूटेरस का, अगर आप इसको फ्रंट से कंसिडर करेंगे, मान के चलिए फ्रंट से, तो अगर सेकेंड डिग्री एंटीरियर है, आगे की तरफ है, अगर आगे की तरफ है तो भी एक बार इसे माइल्ड कैटेगरी में हम डाल देते हैं और कहते हैं कि वहां पर नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर टाइप 2 वैरायटी कहने को भले ही मार्जिनल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर ये पोस्टीरियर सेगमेंट से नीचे उतरा है, ठीक है, अगर ये पोस्टीरियर, जैसे ये इमेज है, अगर मैंने यूटेरस को यूं सीधा कर दिया तो ये पोस्टीरियर सेगमेंट में आ गया ना, तो बोले यहां पर भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। तो टाइप 1 में मतलब टाइप 1 में तो पॉसिबल होता है, टाइप 2 में भी सिर्फ एंटीरियर वैरायटी में पॉसिबल होता है, ठीक है। अब यहां जरा देखो, यहां लिखा है कि मेजर कॉजेज में हम टाइप 3 को रख देते हैं, टाइप 2 पोस्टीरियर को रख देते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। इसके अलावा टाइप 3 एंड टाइप 4 को भी रखते हैं और इसमें भी बोले वेजिनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई टेक्स्ट बुक्स में ये कहा जाता है अगर एक्सपर्ट्स हुए तो टाइप 3 में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन रिस्क नहीं लेते हैं। आज तो कुछ नहीं होगा तो भी रिस्क नहीं लेते हैं, सबको पता है कि सीजरियन सेक्शन ही होना है, ठीक है। सिर्फ रूरल एरियाज में या जो बहुत ज्यादा निर्धन परिवार से बिलोंग करती हैं महिलाएं, वही नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रही है, वरना ना तो हॉस्पिटल स्टाफ चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो और ना फैमिली वाले खुद चाहते हैं, ठीक है। बोले कौन रिस्क लेगा, चलो सीजरियन सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो याद रखना है आपको, मेजर थोड़ा सा मेजर फॉर्म में अगर हम जाएंगे तो टाइप 2 पोस्टीरियर एंड टाइप 3 एंड टाइप 4 को हम मेजर कैटेगरी में रख देते हैं और टाइप 1 और टाइप 2 इंटीरियर को माइनर कैटेगरी में रख देते हैं। चलिए अब आते हैं मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बाद सिम्टम्स पर। तो क्या क्या सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं, इसका प्रॉब्लम ही ये है कि ये समझ में नहीं आता है, इसमें ना पेन होता नहीं, ठीक है। तो ब्लीडिंग अगर होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है, खासकर ऐसा भी नहीं है कि भाई मूवमेंट से इसका कोई रिलेशन है कि जब मूव कर रहे हैं तब प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मूवमेंट ना करो, इसका मूवमेंट से भी कोई रिलेशन नहीं है। पता पड़ा रात में सोए तो सुबह उठ कर देखा तो पूरा बेड भीगा हुआ है ब्लड से, तो कॉम्प्लिकेशंस। फिर देखो जरा ध्यान से, सिम्टम में लिखा है द ओनली सिम्टम ऑफ प्लासेंटा प्राविया इज वेजिनल ब्लीडिंग। प्लासेंटा प्राविया का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सिम्टम है और वो क्या है, वो है वेजिनल ब्लीडिंग। इट इज सडन इन ऑनसेट, ब्लीडिंग सडन होगा, पेनलेस होगा, ये ध्यान रखना है आपको, पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग है, ये ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए यह ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप सोचेंगे अरे दर्द नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, एक्चुअल में अगर दर्द होता तो समझ में आ जाता, तो मैनेजेबल था, इसको मैनेज किया जा सकता था। अब रात में सोए सुबह उठे तब तक पूरा बेड भीग गया और ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है। सो पेनलेस, अपीरेंटली कॉजलेस और रिकरेंट, दर्द नहीं हुआ, कोई कॉज नहीं समझ में आया और बार बार ब्लीडिंग हो सकती है। देखो इन अबाउट 1/3 ऑफ द केसेस देयर इज हिस्ट्री ऑफ वार्निंग हेमरेज व्हिच इज यूजुअली स्लाइट, बोले फिर भी 1/3 ऑफ केसेस में स्पॉटिंग की हिस्ट्री मिल जाएगी कि हल्का सा ब्लड स्पॉट हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फेज में, तो वो एक वार्निंग साइन, वार्निंग हेमरेज के रूप में भी समझ में आता है 1/3 ऑफ केसेस में। लेकिन वो इतना माइल्ड होता है ना कि कभी ध्यान भी नहीं दिया जाता है। देखो द ब्लीडिंग इज अनरिलेटेड टू एक्टिविटी, है ना, हम ये भी एडवाइस नहीं कर सकते अरे आप चलो फिर नहीं आराम करो, तो भी ये गारंटी नहीं है कि प्लासेंटा प्राविया नहीं होगा, या सॉरी प्लासेंटा प्राविया में ब्लीडिंग नहीं होगी। देखो द ब्लीडिंग इज अनरिलेटेड टू एक्टिविटी एंड ऑफन अकर्स ड्यूरिंग स्लीप and patient become frightened
और अवेकनिंग टू फाइंड हरसेल्फ इन अ पूल ऑफ ब्लड। जस्ट इमेजिन करिए इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो लेडी जब सोकर उठती है तो वो अपने आप को खुद को देखकर डर जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो पूरे ब्लड के पूल में हो, इतना ब्लड वहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक डरावना प्रेजेंटेशन है ना भाई, ध्यान ही नहीं रहा, सुबह सोकर उठे और देखा कि इतना ब्लड निकल चुका है, तो बेबी में मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ना, हाइपोक्सिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है बेबी के लिए। तो सिर्फ ब्लीडिंग का मेन प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, बाकी कोई सिम्टम ही नहीं है। साइंस क्या होंगे, आइए जरा साइंस को देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि भाई अगर इतनी ब्लीडिंग हुई है तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर एग्जामिनेशन कराना जरूरी है कि कहीं बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए हैं। चलिए तो देखें जरा क्या क्या साइन, क्या क्या प्रेजेंटेशन हमें मिलते हैं देखने को। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस नोट किए जा सकेंगे। सबसे पहले साइज ऑफ यूटेरस इज प्रोपोर्शनेट ऑफ द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, जो कि एक अच्छा साइन है। यूटेरस का साइज कम नहीं हुआ है, जितना पीरियड ऑफ एमेनोरिया है, जितना गेस्टेशनल फेज है, फॉर एग्जांपल 8 महीने हैं या 8.5 महीने या 7.25 महीने, जो भी आप कहना चाहो, उतना ही है। अगर यूटेरस का साइज कम होने लग जाता मतलब बेबी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो यूटेरस का साइज प्रोपोर्शनेट है, ये अच्छी चीज है। यूटेरस फील्स रिलैक्स्ड, सॉफ्ट एंड इलास्टिक विदाउट एनी टेंडरनेस, ये भी एक अच्छी चीज है। अगर टेंडरनेस होती मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो आइडियली यूटेरस रिलैक्स होता है, सॉफ्ट इलास्टिक फील होता है। परसिस्टेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन, ये तो मिलना ही मिलना है। क्यों मिलना है, अरे भाई प्लेसेंटा नीचे है, उसने जगह ही नहीं दी है ना बेबी को, तो बेबी क्या करेगा, बेबी अपने हिसाब से जगह को एडजस्ट करेगा, वो माल प्रेजेंटेशन में ही वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो परसिस्टेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन के रूप में वहां पर बेबी हमें देखने को मिलेगा। और लिखा है देखो, फीटल हार्ट साउंड्स इज यूजुअली प्रेजेंट, जो कि सबसे अच्छा साइन है कि अगर बेबी के हार्ट साउंड्स वहां पर मौजूद है मतलब बेबी जिंदा है, बेबी की डेथ नहीं हुई है, बेबी पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आइडियली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या समझ में आ जाएगा कि साइज ऑफ यूटेरस प्रोपोर्शनेट है पीरियड ऑफ गेस्टेशन के, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यूटेरस रिलैक्स, सॉफ्ट और इलास्टिक फील होगा। माल प्रेजेंटेशन अभी भी मिलेगा क्योंकि बेबी को जगह नहीं मिल रही है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा ना, वर्टेक्स के प्रेजेंटेशन में नहीं आने वाला। और फीटल हार्ट साउंड्स लिखा है यूजुअली प्रेजेंट। चलिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, देखिए कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। जी हाँ, देखो अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो शॉक में जा सकती है लेडी, हाइपोवोलेमिक शॉक। माल प्रेजेंटेशन मिलना कंफर्म है, तय है, तो सीजरियन ही होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेबी को वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में आने की जगह ही नहीं मिल रही, तो माल प्रेजेंटेशन में चला गया। प्री मैच्योर लेबर शुरू हो सकता है। ठीक है, यूटेरस में ऐसे प्रेशर सिम्टम आएंगे कि वो समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा, तो प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, जिसकी वजह से नोटिस किया जाता है कि मेम्ब्रेन जो है, जो एमनियोटिक बैग है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो बेबी है, उसका मेम्ब्रेन जल्दी रप्चर हो सकता है। ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। बोले ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है कि मान के चलिए डिलीवरी की शुरुआत हो गई, अब प्लेसेंटा तो नीचे ही है ना, उसी से तो अम्बिलिकल कॉर्ड निकला है, तो पता पड़ा जैसी थोड़ी बहुत भी ओपनिंग हुई, प्लेसेंटा नीचे थे, अम्बिलिकल कॉर्ड तुरंत बाहर निकल गया, तो कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। स्लो डायलिटेशन, क्यों, क्योंकि वो जो यूटेरस के नीचे लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा है ना, वो डायलेट ही नहीं होने दे रहा सर्विक्स को, तो स्लो डायलिटेशन मिलेगा। इंट्रापार्टम हेमरेज में बदल सकता है, वो देखो इंट्रापार्टम हेमरेज मतलब बेबी की बर्थ के दौरान होने वाली ब्लीडिंग, ये तो एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, लेकिन ये एंटीपार्टम हेमरेज इंट्रापार्टम हेमरेज भी करा सकता है कि ब्लीडिंग बेबी के बर्थ के दौरान हो रही है। और इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस बिल्कुल होगा, खुद सोचिए ना, सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर जो ठीक ठाक नॉर्मल डिलीवरी करा सकता है, वरना टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 और टाइप 4 इंटरफेरेंस को दर्शाएंगे कि भाई ऑपरेटिव इंटरफेरेंस तो लगेगा, सीरियल सेक्शन तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के अलावा फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हो सकते हैं क्या, जी हाँ हो सकते हैं। इसीलिए हो सकते हैं यहाँ पर क्योंकि बेबी को नरिशमेंट किससे मिल रहा था भाई, प्लासेंटा की मदद से मिल रहा था। अब प्लासेंटा में डैमेज हुआ, प्लासेंटा की गड़बड़ी की वजह से इतना ज्यादा हैमरेज हो गया, तो देखो
हो सकता है बेबी लो बर्थ वेट का, तो लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। एस्फेक्सिया नियोनेटरम हो सकता है, क्या है ये, नवजात शिशुओं में ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, जो नवजात शिशु है उनमें एस्फेक्सिया होने लगेगा, पता पड़ा उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगी, तो एस्फेक्सिया नियोनेटरम। और अगर सिवियरिटी ज्यादा बढ़ी तो इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है। तो जो एब्डोमिनल फाइंडिंग्स हमें मिली थी वो नहीं मिलेंगी फिर, है ना, वो फाइंडिंग्स फिर हमें नहीं मिलेंगी बहुत आसानी से। हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि यूटेराइन साइज भी कम हो रहा है, हार्ट रेट भी फील नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें होंगी अगर इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया तो। क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ट्रांसवेजिनल या एब्डोमिनल सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। देखो वैसे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर प्लासेंटा प्रेविया है और ब्लीडिंग हो गई है तो हॉस्पिटल जा रहे तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना नहीं, क्योंकि अगर गायनिक ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो कई बार वो ब्लीडिंग को प्रोवोक कर सकता है, ठीक है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी बहुत समझदारी से बहुत सोच समझ के करना होता है। तो ट्रांसवेजिनल या एब्डोमिनल सोनोग्राफी ज्यादा सूटेबल है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी ब्लीडिंग नहीं होने के चांसेस है इसमें। कलर डॉपलर या एमआरआई, है ना, अगर सोनोग्राफी से नई चीजें क्लियर हो पा रही तो ही कलर डॉपलर या एमआरआई की तरफ जाते हैं, वरना इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी आसानी से। कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, देखो तो भाई ये मैनेजमेंट जो है ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, ठीक है, पहले ये देखा जाता है कि ड्यूरेशन कितना है। देखो मैनेजमेंट में आपको समझ में आएगा, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कि प्रॉब्लम कितना है और क्या है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप तैयार रहे कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन रिंगर लैक्टेट रखना जरूरी है, ठीक है, या जरूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना पड़ जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के दौरान बचाने के लिए क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी रखनी पड़ेगी। कंप्लीट ब्लड पिक्चर और ईएसआर कराना पड़ेगा पहले ही सिचुएशन को समझने के लिए कि भाई कितना वहां पर एनीमिक प्रेजेंटेशन है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है सुपर इम्पोज, और कहीं आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, वरना ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, पता पड़े मदर आरएच नेगेटिव निकली, कभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराया था, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं जो एंटीनेटल केयर में फर्स्ट विजिट होता है उसी दौरान हम ब्लड ग्रुप करा लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस चीज को रेडी रख के हम लोग ये देखते हैं कि समय कितना हुआ है, ड्यूरेशन कितना हुआ है। देखिए मान के चलिए कि अभी समय एकदम से नहीं हुआ है डिलीवरी का, ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या करेंगे। मान के चलिए ड्यूरेशन विद इन 37 वीक्स है, अभी 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और ब्लीडिंग जो है वो रुक चुकी है, ब्लीडिंग हुई जरूर थी लेकिन अब रुक चुकी है, तो हम कोशिश करेंगे समय 38 वीक से तो ज्यादा हो जाए। आइडियली तो हम कहते हैं कि 37 वीक ही ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लॉस हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 38 हफ्ते के बाद देखते हैं। तो जैसे तैसे 38 हफ्ते कंप्लीट होने देते हैं प्रेगनेंसी के, फिर क्या करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि पोजीशन कैसी है और कैसे डिलीवर करना है। अगर टाइप 3 या टाइप 4 या टाइप 2 का पोस्टीरियर है तो बिना सोचे समझे सीजरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, सीजरियन सेक्शन नहीं करना पड़ेगा, बेवजह रिस्क नहीं लेंगे। और या फिर मान के चलिए टाइप 1 है या टाइप 2 का इंटीरियर वैरायटी है जहां पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है और डॉक्टर भी एक्सपर्ट्स है, तो 38 वीक कंप्लीट हो गया ना, आपको दिक्कत नहीं है। अब आर्टिफिशियल रप्चर कर देंगे मेम्ब्रेन का, जिसको एआरएम कहते हैं, ताकि डिलीवरी इंड्यूस हो सके, और प्लस ऑक्सीटोसिन का ड्रिप लगा देंगे। तो ऑक्सीटोसिन का ड्रिप लगाने से क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो बेबी की डिलीवरी आसान हो जाएगी, समझे आप। ये कब, जब समय था कि भाई चलो 37 से कम है, ब्लीडिंग रुक गई है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, 38 हफ्ते के बियॉन्ड तक ले चलते हैं, ये वो वाला मैनेजमेंट था। लेकिन मान के चलिए ब्लीडिंग अभी भी एक्टिव है, ब्लीडिंग जो है वो अभी भी एक्टिवली चल रही है, एक्टिव ब्लीडिंग है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सीजरियन सेक्शन, ठीक है। किस केस में सीजरियन सेक्शन पे फोकस करेंगे, देखो ब्लीडिंग हो रही है तो पहले तो मेन मोटिव ये होना चाहिए सी सेक्शन करो तुरंत, खासकर टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीजरियन सेक्शन ही पॉसिबल है। कुल मिलाकर अगर ब्लीडिंग लगातार चल रही है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और 37 के आसपास है वीक, तो फिर बिना सोचे समझे बेबी की डिलीवरी करानी पड़ेगी। कारण क्या है,
अगर प्लासेंटा लगातार ब्लीड करता रहा वहां से तो बेबी को हाइपोक्सिया डेवलप होगा, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है। क्लियर हुआ? तो ये था प्लासेंटा प्रेविया, समझे कि नहीं आप? तो वो आपसे क्या पूछने वाले हैं प्लासेंटा प्रेविया में? वैरायटीज पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सिर्फ ब्लीडिंग ही हो रही है, बाकी साइंस एग्जामिनेशन अलग है एब्डोमेन के, लेकिन मेन प्रेजेंटेशन सिर्फ ब्लीडिंग है और वो भी पेनलेस। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है ना तो उस पर ये हमें ध्यान देना होता है। अगर सिनेरियो बेस्ड आ गया कि 32nd वीक की ईडी है और ऐसे ऐसे प्रेगनेंसी के साथ आई है, तो ये ध्यान रखना है ब्लीडिंग पेनलेस कहा गया है या पेनफुल कहा गया है। इतने 4-10 लाइन का क्वेश्चन बना दिया, आप देख के डर गए हो भाई क्या पूछ लिया, और सिर्फ एक वर्ड पेनलेस ब्लीडिंग आपका आंसर दिखा देता है आपको। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, इस बात का ध्यान रखना है कि वो कैरेक्टर कैसा है, पेनफुल है या पेनलेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको प्लासेंटा प्रेविया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है। कहा जा रहा है वेजिनल डिलीवरी इज पॉसिबल ओनली इन टाइप 1 एंड टाइप 2 एंटीरियर प्लासेंटा प्रेविया, है ना। इन जनरल आपको ये याद रखना है मोटे मोटे तौर पे, अगर आपसे पूछा जाए तो। चलिए बात करते हैं एपीएच के दूसरे मुद्दे की या दूसरे मेन टॉपिक की, जिसे हम लोग अब्रप्शियो प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। अब्रप्शियो प्लासेंटा, ठीक है। अब ये क्या चीज है भाई, देख लो जरा। अब्रप्शियो प्लासेंटा प्लासेंटा की नॉर्मल सिचुएशन को दर्शाता है पहले तो, कि भाई मैं नीचे नहीं गया हूं। प्लासेंटा में पहले कह देता भाई मैं नीचे नहीं गया हूं, मैं अपनी जगह पर ही हूं, गलती तुम्हारी है। क्या तुम्हारी है? तुमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है कि मैं समय से पहले डिटैच हो गया, समझो। अब्रप्शियो प्लासेंटा एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर नॉर्मली लोकेटेड प्लासेंटा अपनी सरफेस से डिटैच हो जाता है समय से पहले। अपनी सरफेस से जब डिटैच होता है तो वो ब्लीडिंग होगी, तो उसको अब्रप्शियो प्लासेंटा कह देते हैं। देखिए जरा क्या लिखा है, वेयर द ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा। एक नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा अगर अपनी जगह से समय से पहले सेपरेट हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं अब्रप्शियो प्लासेंटा। इसलिए लिखा है where the bleeding occurs due to the premature separation of normally situated placenta। इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो देखिए लिखा है अबाउट 1 in 2000 डिलीवरी, 2000 डिलीवरी में से एक है, तो ये भी इतना कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भाई यहां पर क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, किन किन में अब्रप्शियो प्लासेंटा ज्यादा चांसेस से मिल जाए। तो सबसे पहले 3 times मोर कॉमन इन मल्टी ग्रेविडा। देखो यहां पर भी वही बात है, मल्टी ग्रेविडा अगर है, पहले भी मदर बन चुकी है, ठीक है, या एक से ज्यादा बेबी हैं, तो इनमें ज्यादा चांसेस हैं। प्लासेंटा प्रेविया के भी चांसेस इनमें ज्यादा थे और अब्रप्शियो प्लासेंटा के चांसेस भी इसमें ज्यादा हैं। एडवांसिंग एज ऑफ मदर, मदर की एज ज्यादा हो, वहां पर भी ये फैक्टर था, यहाँ पर भी है। माल न्यूट्रिशन, मदर वीक हो, माल नरिश्ड हो, ठीक है, खाना ही पीना नहीं खाया, या तो मिला नहीं या खाया नहीं, शौक नहीं था, मोटे हो जाते तो पता पड़े खाए नहीं, नरिशमेंट ही नहीं लिया, तो माल नरिशमेंट। एक फैक्टर पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी आता है। कारण क्योंकि देखो एक्चुअल में जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वहां पर माल नरिशमेंट मिल सकता है ना। तो ये पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दर्शाता है कि भाई माल नरिशमेंट की वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है और वहां पर प्लासेंटा जो है वो भी रिस्क पर था और वो सेपरेट हो गया। अटेम्प्टेड एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, ये क्या होता है, मान के चलिए बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन पे है, हम पढ़ चुके हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो बेबी का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन है भैया, ठीक है। बेबी जो है वो भैया ऐसे हैं, ठीक है, पैर नीचे है, सिर ऊपर है, उनका ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अब एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे बोले हम है ना ऑब्स्टेट्रिशियन का, बोले हम एक काम करते हैं, हम एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कर देंगे, घुमा घुमाकर बेबी को ऊपर से नीचे ले आएंगे, ऐसे कर देंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। पता पड़ा इस करने के चक्कर में प्लासेंटा पर प्रेशर पड़ा, वो सेपरेट हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन में हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हो सकता है, चोट लग गई, ट्रॉमा लग गया, जो मूवी के सीन दिखाते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी थी कार में जा रही, कार ठुक गई, धन अब वो प्लेसेंटा निकल गया, पहले से सेपरेट हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हो सकता है।
शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, भाई प्रॉब्लम अम्बिलिकल कॉर्ड का था। बेबी तो प्लासेंटा से अटैच है लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड ही शॉर्ट है, तो बेबी खुद ही नहीं घूम पा रहा है। बोले यार क्या ही अम्बिलिकल कॉर्ड है छोटा सा, मैं खुद ही नहीं तैर पा रहा हूँ पानी में। तो वो पता पड़ा एमनियोटिक फ्लूइड में बेचारा घूमने की कोशिश करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ा, उसने प्लासेंटा को खींचा, वो सेपरेट हो गया। स्मोकिंग, जो फीमेल्स स्मोक करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान खासकर, उनमें अब्रप्शन हो सकता है, अब्रप्शन प्लासेंटा। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर है, देखो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो अलग होगा ही होगा, अब्रप्शो प्लासेंटा भी हो सकता है अगर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन नहीं किया गया तो। या कोकेन एब्यूज है भाई, मदर बिंदास है, लाओ कोकेन करेगी, कोकेन एब्यूज चल रहा है, तो कोकेन एब्यूज भी कहीं ना कहीं इटियोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर देखा जाता है कि ये भी एक अब्रप्शन का कारण हो सकता है। क्लियर हुआ? तो अब्रप्शो प्लासेंटा का बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर प्लासेंटा से रिलेटेड प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नीचे है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि वो डिटैच हो गया है। देखो अगर आप नॉर्मल इस इमेज को देखोगे, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का बेबी है, ओके। यहाँ पर आप देखोगे बेबी नीचे है आराम से, प्लासेंटा अपनी जगह बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, बेबी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, लेकिन देखो हैमरेज हो गया, दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर हो गई ब्लीडिंग। अब इसमें भी समझो, अगर ये ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी बहकर बाहर आ गई है तो ये रिवेल्ड हो जाएगा, ठीक है। रिवेल्ड मतलब ये बाहर आ गया भाई, तो भी ठीक है, तो भी ठीक इसलिए कह रहा हूं मैं कि दिखेगा एक्सटर्नली तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा तुरंत, कि अरे ब्लड लॉस हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तुरंत यूएसजी करा, समझ में आया कि अरे या तो अब्रप्शो प्लासेंटा है, रिवेल्ड हो रहा है, तो तुरंत मैनेज करो तुरंत, है ना। नहीं भी यूएसजी में समझ में आया तो भी मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन एक कंसील्ड हैमरेज होता है। कंसील्ड हैमरेज क्या है? अब्रप्शन तो हुआ, ब्लड निकला भी सही, लेकिन वो ब्लड अंदर ही रह गया, वो ब्लड बाहर ही नहीं आया। अब इसका मैनेजमेंट होता है डिफिकल्ट, क्योंकि मदर तो डॉक्टर के पास तब जाएगी ना जब ब्लीडिंग दिखती, उसे ब्लीडिंग दिखी ही नहीं है, सिर्फ पेन हुआ था थोड़ा बहुत और उसने वहीं छोड़ दिया कि चलो थोड़ा बहुत ही तो पेन हुआ था। अब पता पड़े वो ब्लीडिंग वहां पर हो गई है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ब्लीडिंग, तो ये ज्यादा रिस्की हो जाता है कंसील्ड हैमरेज, समझे आप? तो यहाँ पर प्लासेंटा नीचे नहीं है, नॉर्मली सिचुएटेड है, बस वो समय से पहले अपनी जगह से डिटैच हो गया है। एक रिवेल्ड हो सकता है कि ब्लड बाहर आ जाए, और एक कंसील्ड हो सकता है जिसमें ब्लड छुपा हुआ, मिक्स्ड भी होता है, आधा बाहर आधा अंदर ब्लड। चलिए आइए वैरायटीज, तो जैसा अभी मैंने कहा उन्हीं वैरायटीज को देखेंगे हम लोग। तीन वैरायटी में, एक है रिवेल्ड जिसमें ब्लड बाहर दिख रहा है, एक कंसील्ड जिसमें ब्लड छुपा हुआ है, और एक मिक्स्ड वैरायटी। आइए जरा देख लेते हैं। देखिए रिवेल्ड में क्या लिखा है, फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा द ब्लड ट्रिकल डाउनवर्ड्स बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड मैटरनल डेसिडुआ। क्या कहा गया? रिवेल्ड में कहा गया कि जब वो प्लासेंटा सेपरेट हुआ है अपनी जगह से, तो ब्लीडिंग जो हो रही है वो ट्रिकल डाउन हो रही है, वो ब्लीडिंग बाहर की तरफ देखने को मिल रही है, ठीक है। ब्लड ट्रिकल डाउनवर्ड्स बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड मैटरनल डेसिडुआ से होते हुए ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली द ब्लड कम्स आउट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल टू बी विजिबल एक्सटर्नली। ब्लड एटलीस्ट बाहर दिख रहा है ना, और यही कॉमनेस्ट वैरायटी है, याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि अब्रप्शो प्लासेंटा का कॉमन वैरायटी कौन सा होता है, तो वो रिवेल्ड वैरायटी होता है। रिवेल्ड वैरायटी मतलब ब्लड जो है वो बाहर दिख रहा है, ठीक है। इसे मैनेज करना थोड़ा ठीक होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ब्लड लॉस दिख रहा है बाहर। एक वैरायटी है कंसील्ड। अब कंसील्ड में क्या हुआ, ब्लड अंदर छुपा हुआ है, देखो। The blood collects behind the separated placenta or collected in between the membranes and decidua. ये मेम्ब्रेन समझते हो ना, मेम्ब्रेन और डेसिडुआ क्या है? वो प्लासेंटा का डेसिडुआ बेसिलिस है और बेबी की तरफ के मेम्ब्रेन है, तो वो प्लासेंटा के बीच का हिस्सा है, ठीक है, प्लासेंटा और एंडोमेट्रियम के बीच का हिस्सा। क्लियर? अब वहां पर ब्लड कलेक्ट हो रहा है, तो उसको क्या कहा? कंसील्ड वैरायटी कहते हैं। एक रिवेल्ड था, ये कंसील्ड वैरायटी है, और एक वैरायटी आती है आपकी मिक्स्ड। इसमें क्या हुआ, आधा ब्लड बाहर है आधा अंदर है, देखो। सम पार्ट ऑफ द ब्लड कलेक्ट्स इनसाइड, जिसको हम कंसील्ड वैरायटी कहेंगे,
एंड अ पार्ट इज एक्सपेल्ड आउट, जिसको हम रीवेल्ड कहेंगे। समझे आप? ये भी याद रखना है आपको, ये तीन वैरायटी होता है, एक रिवेल्ड, एक कंसील्ड और एक मिक्स्ड। अब देखो ब्लीडिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मैटरनल। एक चीज नोटिस की जाती है, कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ भी लेते हैं कि यार जो प्लेसेंटा प्रेविया में ब्लीडिंग हुई है, इसमें ब्लड का सोर्स क्या है, ब्लड मेनली किस तरह का है, तो मैटरनल डेसिडुआ का ब्लड होता है, ये मेनली मैटरनल साइड का ब्लड होता है, फीटल ब्लड नहीं होता। ठीक है, तो ये वैरायटी याद रखना है। चलिए यहां पर भी देख लीजिए आप इमेज को। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, इस इमेज से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हुआ हैमरेज, ये हुआ हैमरेज। ठीक है, ये है प्लासेंटा और ये मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यूटेरस की मेम्ब्रेन, प्लासेंटा फ्लस, इनके बीच में ब्लड कलेक्ट हो गया, देखो ध्यान से। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये ट्रिकल डाउन हो रहा है, ये आ गया बाहर, तो इसको कह दिया हमने रिवेल्ड। ठीक है, और यहां पर कंसील्ड हेमरेज हुआ है, ब्लड अंदर भर गया है बट बाहर नहीं आया। लेडी को जब सिम्टम आते हैं ना, तो वो सिम्टम देखकर समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर कंसील्ड वैरायटी रहा तो। ठीक है, देखो जरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में लिखा है कि अब्रप्शियो प्लासेंटा हो पेनफुल सिम्टम्स, पेनफुल सिम्टम्स, यही मेन एक क्राइटेरिया है जिसकी मदद से आप उस सिनेरियो को अलग कर पाएंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखना जो ब्लीडिंग हो रही है वो पेनफुल है कि पेनलेस है। अगर पेनलेस था तो हमने प्लासेंटा प्रेविया कह दिया। अब्रप्शियो प्लासेंटा में पहली टर्म यूज किया पेनफुल सिम्टम्स, ब्लीडिंग होगी लेकिन यहाँ पेन भी होगा, ये पेनफुल ब्लड होने वाला है। और इसको देखो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले देखो ग्रेड 0 क्या है। क्लिनिकल फीचर्स में बी एब्सेंट, क्लिनिकल फीचर्स आए नहीं, एंड द डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ प्लासेंटा फॉलोइंग डिलीवरी। कमाल की बात देखो आप, कमाल की बात यह है कि अब्रप्शन हुआ था, ये भी समझ में आ रहा है आफ्टर डिलीवरी, वो भी जब थर्ड स्टेज हो गया, थर्ड स्टेज ऑफ प्लासेंटा, मतलब थर्ड स्टेज में प्लासेंटा बाहर आता ना लेबर की, चार स्टेज पड़ी हमने लेबर की, थर्ड स्टेज में जब प्लासेंटा बाहर आया, प्लासेंटा को एग्जामिन किया, तब समझ में आया ओ भाई यहाँ तो थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन ब्लीडिंग इतनी सीवियर नहीं थी, इसलिए कोई क्लिनिकल फीचर्स ही नहीं आए। तो ग्रेड 0, ठीक है, जिसमें क्लिनिकल फीचर्स एब्सेंट थे। डायग्नोसिस कब समझ में आया, जब डिलीवरी के बाद प्लासेंटा को एग्जामिन किया गया। चलिए ग्रेड फर्स्ट, 40% जो केसेस है वो ग्रेड 1 के हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेड 1 के क्या क्या है भाई इसमें, ग्रेड 1 में सबसे पहले लिखा वेजिनल ब्लीडिंग इज स्लाइट, यहां पर वेजिनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, थोड़ी है बट है। यूटेरस इज इरिटेबल, इसका मतलब होता है यूटेरस से रिलेटेड सिम्टम आने वाले हैं, हो सकता है वहां पर यूटेरस थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाए। टेंडरनेस में बी मिनिमल और एब्सेंट, जब टच करके एग्जामाइन करते हैं ना तो वहां पर टेंडरनेस फील होती है, यहाँ पर टेंडरनेस बहुत कम है या एब्सेंट है, लेकिन हाँ यूटेरस थोड़ा सा इरिटेबल है, यूटेरस का बिहेवियर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैटरनल ब्लड प्रेशर एंड फाइब्रिनोजन लेवल इज अनअफेक्टेड, क्यों, ब्लीडिंग क्योंकि स्लाइड थी, स्लाइड ब्लीडिंग थी, थोड़ी ही ब्लीडिंग थी, इसलिए ब्लड प्रेशर पर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ब्लड प्रेशर पर कोई चेंज नहीं आया। फाइब्रिनोजन लेवल भी अनअफेक्टेड है, क्यों, जब हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करी थी प्रेगनेंसी के दौरान, एंटीनेटल केयर के दौरान, वो सारे चेंजेस हमने पढ़े, तो मैंने कहा था फाइब्रिनोजन का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्यों, क्योंकि बॉडी माइंडसेट करती है कि भविष्य में आगे चलकर 9 महीने बाद या 40 हफ्तों बाद बेबी की डिलीवरी होने वाली है, तो वहां पर क्लॉटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो फाइब्रिनोजन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, यहाँ पर फाइब्रिनोजन बढ़ा हुआ है लेकिन अनअफेक्टेड है, यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा आपको, अगर बढ़ा था तो वो बढ़ा हुआ ही दिख रहा है, तो इंटरनल क्लॉटिंग जैसी कोई चीज नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो वेजिनल ब्लीडिंग थोड़ी अगर है तो सिर्फ यूटेरस इरिटेबल होगा, टेंडरनेस ना के बराबर होगी, मैटरनल बीबी और फाइब्रिनोजन लेवल भी अनअफेक्टेड होगा, एंड फीटल हार्ट साउंड्स इज गुड, मतलब बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ग्रेड फर्स्ट जिसमें 40% केसेस हमें देखने को मिलते हैं,
वहां पर से थोड़ी सी वेजिनल ब्लीडिंग होती है, बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। ग्रेड 2 समझिए आप, ग्रेड सेकेंड में हमें 45% केसेस देखने को मिल रहे हैं, जरा ध्यान से 45% केसेस। देखो अब यहां ब्लीडिंग थोड़ी सी बढ़ गई, हाँ बढ़ गई है। देखो वेजिनल ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट, वहां पर बहुत माइल्ड थी, स्लाइटली ब्लीडिंग दिखा रहा था। जैसे ही हम ग्रेड 2 की तरफ आते हैं, यहां पर ब्लीडिंग माइल्ड से मॉडरेट की तरफ चलेगी। यूटेराइन टेंडरनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा मौजूद रहेगा, याद रखना है। हमेशा यहां पर यूटरस में टेंडरनेस मौजूद मिलेगा, टेंडरनेस यहां पर अवेलेबल है भाई पूरे समय पर। फर्स्ट ग्रेड में टेंडरनेस नहीं थी। इंक्रीज्ड मैटरनल पल्स, पल्स रेट बढ़ गया, मतलब हार्ट पर प्रेशर पड़ा है क्योंकि ब्लीडिंग मॉडरेट लेवल तक पहुंच गई। तो हाइपोवॉल्यूमिया हुआ तो हार्ट क्या कोशिश करेगा, उसको तो ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना है ना, तो वो तेज तेज बीट करेगा और इसकी वजह से पल्स रेट हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इंक्रीज्ड मैटरनल पल्स, बीपी अभी भी मेंटेन्ड है, फिर भी हार्ट पर इंपैक्ट तो हुआ इसलिए पल्स रेट बढ़ गया है, लेकिन ब्लड प्रेशर अभी भी मेंटेन्ड है। फाइब्रिनोजन लेवल में भी डिक्रीज, अब क्यों डिक्रीज हुआ है, क्योंकि अब क्लॉटिंग की जरूरत पड़ रही है। जब क्लॉटिंग होता है तो फाइब्रिनोजन यूज होने लगता है ना, फाइब्रिन यूज होने लगता है, तो फाइब्रिनोजन का लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो मॉडरेट ब्लीडिंग के दौरान ब्लड प्रेशर भले मेंटेन्ड है, लेकिन फाइब्रिनोजन का लेवल अब गिर रहा है, मैटरनल पल्स रेट बढ़ गया है, टेंडरनेस मौजूद है, फीटल डिस्ट्रेस और इवन फीटल डेथ अकर्स। सोचिए आप, वहां पर प्लासेंटा प्रेविया जब आपने पढ़ा तो वहां पर भी इतनी आसानी से डेथ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब्रप्शियो प्लासेंटा में बेबी की डेथ भी हो सकती है, या तो वो डिस्ट्रेस में चला जाएगा, या स्टेज थर्ड आते सॉरी सेकंड आते आते सॉरी स्टेज सेकंड, जीरो से देखोगे तो थर्ड है, बट वरना 0, 1 और सेकंड, तो सेकंड ग्रेड आते आते बेबी की डेथ हो सकती है, पिटर्नल डेथ हो सकती है, या फिर वो डिस्ट्रेस में जा सकता है। शॉक अभी एब्सेंट है, ठीक है। मॉडरेट ब्लीडिंग है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अभी डेवलप नहीं हुआ है। ये कौन सा था, सेकेंड ग्रेड था। अब देखिए थर्ड ग्रेड, 15% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कंडीशन थर्ड ग्रेड तक पहुंच सकती है। थर्ड ग्रेड तक पहुंच सकती है, लिखा है देखिए, ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सिवियर एंड मे बी कंसील्ड। प्रॉब्लम यही है कि जो कंसील्ड ब्लड है ना, ये समझ में नहीं आता इससे कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। रिवेल्ड होता तो समझ में आ जाता ना कितना ब्लड लॉस हुआ है, कैसे मैनेज करना है, यहाँ पर समझ में नहीं आता है। तो ग्रेड थर्ड जो 50% केसेस होते हैं, इसमें ब्लीडिंग मॉडरेट से सीवियर हो सकती है, और तो कंसील्ड ब्लीडिंग होगी। यूटेराइन टेंडरनेस यहाँ बहुत ज्यादा मिलने वाला है। शॉक प्रोनाउंस फॉर्म में देखिए आप, शॉक के फीचर्स मिलेंगे फीमेल में, और बेबी की डेथ 100% है। फीटल डेथ इज द रूल्ड, मतलब कंफर्म है। ग्रेड थर्ड अगर है जहां पर ब्लीडिंग बहुत सिवियर हो रही है, तो आप ये मान के चले कि बेबी की डेथ तो हो ही चुकी है, ठीक है। एसोसिएटेड कोगुलेशन डिफेक्ट और एन्यूरिया में भी कॉम्प्लिकेट। ये जो कोगुलेशन डिफेक्ट है ना, अब क्या होता है, जब ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है तो बॉडी को एक रिस्पॉन्स जाता है कि अरे कोगुलेट करिए, कोगुलेशन करना है, क्लॉटिंग करना है। वहां तो क्लॉटिंग होती होती है, बॉडी के अलग अलग एरियाज में भी क्लॉटिंग हो सकती है, मतलब ये डीआईसी में बदल सकता है कंडीशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में बदल सकता है, इसलिए फाइब्रिनोजन का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाएगा, किडनी फेलियर हो सकता है, एन्यूरिया जो है वो डेवलप हो जाएगा, समझे आप, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है ना, ब्लड ही नहीं है तो यूरिन का फिल्ट्रेशन ही नहीं है, यूरिन प्रोडक्शन ही नहीं है, तो एन्यूरिया हो जाएगा। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, है ना। ग्रेड 3 सबसे सीवियर है। तो भाई क्या कॉम्प्लिकेशन है, वैसे तो हमने कॉम्प्लिकेशन देख ही ली है अभी, है ना, ग्रेड्स में हमें कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गए हैं, फिर भी देख लो। और तो हेमरेज सीवियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इतना सीवियर कि लेडी शॉक में चली जाएगी, जैसा मैंने कहा ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर डीआईसी, ठीक है। डीआईसी जैसी सिचुएशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन जैसी सिचुएशन हो सकती है। कहने को ये एपीएच है,
लेकिन पता पड़ा प्लासेंटा भी डिलीवर हो गया, सब डिलीवर हो गया, तो भी ब्लीडिंग चलती जा रही है, तो ये पीपीएच भी करा सकता है, पोस्टपार्टम हैमरेज भी करा सकता है ना बेबी के बर्थ के बाद। एन्यूरिया, वैसे क्या कहते हैं हम लोग, 100 ml अगर 24 आवर्स में यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एन्यूरिया हो जाता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में एन्यूरिया हो जाएगा। परपेरियल सेप्सिस के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे तैसे बेबी नहीं बच पाया, मान के चलो मदर बच गई तो वहां सेप्टिक सिचुएशन हो सकती है। फ्लैशी मोल या ब्लड मोल भी बन सकता है यहाँ पर, क्यों बन सकता है याद करो, आपने हाइड्रोजन मोल का टॉपिक पढ़ा है और वहां पर हमने फ्लैशी मोल या ब्लड मोल देखा था, वहां पर भी अल्टीमेटली प्लासेंटा के अंदर से ब्लीडिंग ही हो रही थी ना, डिटैच ही हो रहा था ना वो, तो अगर वो ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता और डेथ ओवम बचता सिर्फ, तो उसको फ्लैशी मोल कह देते हैं। लेकिन अगर ब्लड ब्लड बच रहा है, सिर्फ बेबी पूरा एब्जॉर्ब हो गया, छोटा सा गायब भी हो गया, ब्लड बच रहा तो उसको ब्लड मोल कह देंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और अल्टीमेटली डेथ, ये डेथ किसकी, मदर की भी हो सकती है और बेबी की भी हो सकती है। वैसे भी कैटेगरी 3 में आते आते बेबी की तो डेथ हो ही गई थी, लेकिन अगर मदर को बचाना है तो उस हाइपोवोलेमिक शॉक को ट्रीट करना पड़ेगा, वरना मदर की डेथ भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाए या क्या कराते हैं, तो वैसे तो हम समझ ही गए हैं, देख लो और भैया, तो कुल मिलाकर कंप्लीट ब्लड पिक्चर के साथ ईएसआर करा दिया जाए। ईएसआर से ही समझ में आता है कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कंप्लीट हेमाटोक्रिट वैल्यू में देखोगे तो सीरम फाइब्रिनोजन को जरूर नापना होगा, क्योंकि सीरम फाइब्रिनोजन धीरे धीरे गिरता है क्योंकि इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो रहा है। ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी या ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, कई बार इसमें भी पकड़ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम ये है, कंसील्ड वाला नहीं पकड़ में आता है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। चलिए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो यार ट्रीटमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, ब्लड लॉस पर। तो देखिए यहां पर वही बात लिखी हुई है, कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस एंड द स्टेटस ऑफ द फीटस। पहली चीज, ब्लड लॉस कितना हुआ है और बेबी का स्टेटस क्या है, बेबी की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला चीज ब्लड लॉस कितना हुआ है, दूसरा बच्चे की कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पर मैनेज करेंगे। लिखा है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द फीचर्स में भी इंडिकेटेड इफ द फीचर्स इज मैच्योर और इफ द फीचर्स और मदर इज इन डिस्ट्रेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले देखेंगे समय कितना है। अगर 37 वीक से ऊपर है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बेबी को डिलीवर करवा लेना तुरंत। लेकिन अगर 37 वीक कंप्लीट नहीं भी हुए हैं लेकिन बेबी इतना डिस्ट्रेस में है कि उसका बचना मुश्किल है, तो भी आप डिलीवर करवा दीजिए। या मदर मैटरनल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी बेबी की डिलीवरी करवा दीजिए। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्लाज्मा रिप्लेसमेंट टू मेंटेन फाइब्रिनोजन लेवल में भी नीडेड। वही बात हो गई है, एक तो शॉक डेवलप हो रहा है, तो शॉक से अगर बचाना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहिए आप। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड वॉल्यूम का रिप्लेसमेंट लगेगा, और फाइब्रिनोजन की गड़बड़ी से अगर बचना है आपको तो फिर प्लाज्मा रिप्लेसमेंट भी जरूरी हो जाता है, ताकि फाइब्रिनोजन का लेवल मेंटेन्ड रहे, है ना। अगर फाइब्रिनोजन का लेवल गड़बड़ हो रहा है तो इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन जैसे डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। Vaginal birth is usually preferred over cesarean section unless there is a fetal distress। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि ना सिजेरियन डिलीवरी में ब्लड लॉस ज्यादा होता है। सिजेरियन डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम है मदर और बेबी के, लेकिन ब्लड लॉस ज्यादा होता है, ये कंफर्म है। अब वो तो लेडी वैसे हाइपोवोलेमिक शॉक में है, अब अगर आप सिजेरियन सेक्शन करोगे तो बेबी के लिए तो ठीक है, बट उस मदर के लिए और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेजिनल बर्थ जो उसको प्रेफर किया जाता है सिजेरियन की कंपेयर में, अगर फीटल डिस्ट्रेस नहीं है तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है पॉसिबल ही नहीं है तो फिर सिजेरियन ही करना पड़ेगा। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन कैरीज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ केसेस ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। लीजिए एक और चीज भी समझ में आए ना, ये भी हकीकत है, अगर आपने कट लगाया तो बॉडी को सिग्नल जाएगा कि कट लगा है, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, तो वो और कोगुलेशन करेगा, तो पता पड़ा इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन की कंडीशन ज्यादा खतरनाक हो गई हो। इसलिए भी सिजेरियन सेक्शन को कहा जाता है कि वो डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन के चांसेस बढ़ा देगा, इसलिए भी वेजिनल डिलीवरी करो। तो दो फायदे हैं, एक तो डीआईसी का स्टिमुलेशन नहीं जाएगा
और दूसरा ब्लड लॉस भी कम होगा वेजिनल डिलीवरी में। पीपल शुड बी मॉनिटर्ड फॉर 7 days, तो जो फीमेल है उसको मॉनिटर करना है पर पोस्ट पार्टम हेमरेज, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि अभी तो एपीएच था और अब पता पड़ा पीपीएच शुरू हो गया, पोस्ट पार्टम हेमरेज शुरू हो गया, तो इसीलिए लेडी को थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना जरूरी है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस में नेसेसिएट हिस्टेरेक्टोमी। देखो अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, अगर प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो भैया हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगी, यूटेरस को रिमूव करना पड़ेगा। द मदर मे बी गिवन रोगेन इफ शी इज RH नेगेटिव। क्या होता है ये रोगेन? आपने एंटीडी सुना है, ये वही है। अगर AB नेगेटिव मदर थी, सॉरी मैं तो कहता हूं नेगेटिव, RH नेगेटिव मदर थी, ठीक है, चाहे A नेगेटिव हो, B नेगेटिव हो, O नेगेटिव हो, AB नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली अगर लेडी थी, तो बच्चे का ब्लड 100% कांटेक्ट में आया होगा अगर बच्चा पॉजिटिव रहा है तो नेक्स्ट बेबी को बचाने के लिए आपको एंटीडी या फिर एंटी रोगन लगाना होगा, ठीक है। रोगन मतलब रोगन इंजेक्शन को लगा देते हैं ये सिर्फ इसलिए कि कहीं एंटीबॉडीज डेवलप ना हो जाए। क्लियर हुआ? ये था मैनेजमेंट। तो एपीएच जब भी पूछेंगे नाम से एंटीपार्टम हेमरेज, तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन दो मेन वैरायटीज पर हम फोकस करेंगे, एक प्लासेंटा प्रेवी और एक अब्रप्शो प्लासेंटा, ठीक है। इन्हीं पर वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं पीपीएच की। पोस्ट पार्टम हेमरेज है ना, तो एपीएच के साथ आप पीपीएच भी देख लीजिए। देखो पोस्ट पार्टम हेमरेज क्या क्लियर हुआ, डिलीवरी कब, मतलब हेमरेज कब हो रहा है? बेबी के डिलीवरी के बाद। पोस्ट पार्टम का मतलब ये कि पार्चुरेशन के बाद हेमरेज हो रहा है। वहां पर एपीएच था एंटीपार्टम हेमरेज, ये पीपीएच है पोस्ट पार्टम हेमरेज। कैसे डिफाइन है देखो, any amount of bleeding from or into the genital tract following birth of the baby up to the end of the puerperium। puerperium मतलब 6 weeks, तो बेबी की डिलीवरी के बाद से लेकर 6 हफ्ते तक जो भी ब्लीडिंग होगी वो पोस्टपार्टम हेमरेज में आएगा, ठीक है। सो इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ द puerperium which adversely affect the general condition of the patient evidenced by rise in pulse rate and following blood pressure। देखो बात ये है कि पीपीएच तो होता ही है, पोस्टपार्टम हेमरेज भाई बेबी की डिलीवरी के बाद कुछ समय तक तो होता ही है, जैसे हमने लोकिया पढ़ा फर्स्ट फोर्टनाइट तक जाता है ना ब्लड लॉस, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर गड़बड़ होने लगे, ठीक है, कि पल्स रेट बढ़ जाए, वो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब वो इतना ब्लड लॉस दिखा दे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगे, पल्स रेट फ्लक्चुएट होने लगे, समझे आप। चलिए यहां पर अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिजेरियन डिलीवरी जब होती है तो ब्लड लॉस ज्यादा होता है। आइए जरा एक मोटे मोटे तौर पर एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, सिचुएशन और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। अगर वेजिनल डिलीवरी होती है, नॉर्मल बर्थ कैनाल के थ्रू डिलीवरी होती है, तो लगभग 500 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है, मोटे मोटे तौर पे आधा लीटर ब्लड लॉस होता है। लेकिन अगर सीजरियन सेक्शन हो तो ये ब्लड लॉस सीधे डबल हो जाता है, 1000 ml तक हो जाता है। कितना? 1000 ml। तो अगर ऑलरेडी लेडी एनीमिक है, समझो आप शॉक में है, तो सीजरियन सेक्शन करेंगे तो आधा लीटर ब्लड उस लेडी के लिए बहुत होता है शॉक की सिचुएशन में, इसलिए सीजरियन सेक्शन को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। फिर देखो सीजरियन हिस्टेरेक्टोमी, अगर सीजेरियन प्रोसीजर हुआ और यूटेरस को भी रिमूव किया है तो ब्लड लॉस होता है 1500 ml। 1500 ml ब्लड लॉस हो रहा है, सोचिए। तो नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml, सीजेरियन डिलीवरी में 1000 ml। अगर सीजेरियन हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, यूटेरस को रिमूव करते हैं, तो कटवर्ड ज्यादा लगते हैं, ब्लीडिंग और कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, 1500 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है। ये तो मोटे मोटे तौर पर ब्लड लॉस की बात है। चलिए आपको पीपीएच के टाइप्स की बात बता देते हैं। तो देखिए पीपीएच को ना दो वैरायटी में डिवाइड किया है, एक लिखा प्राइमरी पीपीएच और एक लिखा सेकेंडरी पीपीएच। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो भी दो डिविजन्स में है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो प्राइमरी पीपीएच क्या कहता है, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कब कहेंगे हम? हेमरेज अकर्स विदिन 24 आवर्स, याद रखना है, विदिन 24 आवर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी के जन्म के बाद अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लड लॉस हो रहा है
ठीक है, हेमरेज कब हुआ है? विद इन 24 आवर्स हुआ है। तो बेबी का जन्म हुआ है और बेबी के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हेमरेज यहां पर देखने को अगर आपको मिल रहा है तो उसे हम लोग प्राइमरी पीपीएच कहेंगे, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो फिर सेकेंडरी कब कहेंगे, देख लो आप। द हेमरेज अकर्स बियॉन्ड 24 आवर्स। एक चीज क्लियर है कि 24 घंटे के तो बाद होने वाला है ब्लड लॉस, एंड विद इन परपेरियम, लेकिन परपेरियल पीरियड के अंदर होने वाला है, तो इसे डिलेड या लेट परपेरियल हेमरेज कहेंगे। समझे कि नहीं आप? 24 घंटे के बाद लेकिन 6 सप्ताह के अंदर अगर हो रहा है तो उसे सेकेंडरी पीपीएच कहेंगे। क्लियर? और अगर विद इन 24 आवर्स हो रहा है तो उसे प्राइमरी पीपीएच कहेंगे। चलिए, सिवियरिटी यहां पर भी देख लीजिए आप। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसकी सिवियरिटी को हम कैसे असेस करेंगे, कैसे समझेंगे? तो ब्लड लॉस कितना हुआ उसके बेसिस पे समझेंगे। देखो सिवियरिटी, अगर ब्लड लॉस विद इन 1 लीटर है, देखो वो फर्स्ट फोर्टनाइट का ब्लड लॉस ले लो आप, या सब कुछ मिला के ले लो, अगर ब्लीडिंग विद इन 1 लीटर हो रहा है तो इसे हम पीपीएच तो कहेंगे, लेकिन ये माइल्ड और माइनर पीपीएच कहलाएगा। पोस्टपार्टम हेमरेज तो है क्योंकि विद इन 1 लीटर भी हो रहा है तो बहुत होता है ना भाई, ब्लड लॉस तो 9 के बराबर होना चाहिए, 250 ml हो गया तो लो क्या हो गया, उसके बाद ठीक है, लेकिन 1 लीटर के अंदर भी हो रहा है, 500 700 800 ml भी हो रहा है तो बहुत होता है, तो ये माइल्ड पीपीएच में आ जाएगा। मेजर कब? जब ब्लड लॉस मोर देन 1 लीटर हो जाए, और सीवियर कब? जब मोर देन 2 लीटर हो जाए। 2 लीटर से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना, अब जस्ट इमेजिन करिए, 5 से 6 लीटर तो है ही ना, ठीक है। प्लाज्मा 40% भी बढ़ा था तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम 10 लीटर थोड़ी हो जाता है प्रेगनेंसी में। अब अगर 6 लीटर है उसमें से 2 लीटर का लॉस हो गया, आप सोचिए 1/3 तो चला ही गया ना भाई। और ये तब हो रहा है डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के दौरान तो अलग ब्लड लॉस हुआ है, सीजरियन हुआ तो 1 लीटर उधर में घटा दो आप, तो अच्छा खासा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए, क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो प्राइमरी पीपीएच के कारण अलग है और सेकेंडरी पीपीएच के कारण अलग है ना, थोड़ा सा वेरिएशन है। प्राइमरी पीपीएच मतलब जहां पर ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स हो रही है ना, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रहा है। क्या क्या कारण है? सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है अटोनिसिटी ऑफ यूटेरस, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है? आंसर हो जाता है एटोनिसिटी, एटोनिक ब्लड और एटोनिक यूटेरस, सॉरी। देखो 80% केसेस में किसमें होता है? सबसे पहले ग्रैंड मल्टीपैरा, जो पहले कई बार मदर बन चुके हैं उसमें एटोनिसिटी ज्यादा हो सकती है। ओवर डिस्टेंशन हो गया यूटेरस का किसी भी कारणवश, चाहे वो ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, यूटेरस ज्यादा साइज में बढ़ गया तो वो कमी नहीं हो पाया ठीक से। माल न्यूट्रिशन और एनीमिक अगर लेडी है तो, अब देखो जरा समझो एटोनिसिटी का मतलब समझ रहे हो आप? भाई जब प्लासेंटा बाहर जाता है तो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है ताकि ब्लीडिंग सरफेस को ब्लॉक किया जा सके। ये अटोनिसिटी में चला गया, यूटेरस बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें टोन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्शन का, तो ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। तो अगर मालनरिश्ड या एनीमिक वुमन है तो वहां पर भी टोनिसिटी कम होती है। एनेस्थीसिया इफेक्ट है, एनेस्थीसिया दिया था उसकी वजह से यूटेरस रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहा, ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी। या फिर लेबर प्रोसीजर बहुत लंबा चला, भाई लेबर ज्यादा लंबा चला है तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी, पता है ना हमको, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज मिलाकर लेबर बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर लेबर लंबा चला तो ये भी पीपीएच का एक कारण हो सकता है। तो प्राइमरी पीपीएच की अगर हम बात करें तो एटोनिसिटी जो है वो मेन रीजन है। और एटोनिसिटी किन किन कंडीशन में हो सकता है? ग्रैंड मल्टीपेरा में, ओवर डिस्टेंशन में, मालनरिशमेंट में, एनेस्थीसिया इफेक्ट में, प्रोलॉन्ग लेबर में, इन सब में यूटेरस में एटोनिसिटी आ जाती है, ठीक है। यूटेरस ने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया, इसलिए ब्लीडिंग लगातार हो रही है। फिर देखो प्राइमरी का एक कारण ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, भाई ट्रॉमा लग गया और चोट वोट लग गई है, देखो जरा 20% केसेस तो फॉलोइंग ऑपरेटिव डिलीवरी और इवन आफ्टर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, चाहे ऑपरेटिव प्रोसीजर की डिलीवरी हो चाहे स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो, अगर ट्रॉमा लगा है किसी भी तरह का तो वो भी पोस्टपार्टम हेमरेज करा सकता है। ब्लड लॉस फ्रॉम द एपिजियोटोमी वुंड इज आफ्टर अंडर एस्टिमेटेड, हमने एपिजियोटोमी पढ़ा है, एक प्लांट इंसिजन था
है ना, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का पोस्टीरियर वेजिनल वॉल पर, वो अंडर एस्टिमेटेड हो गया, पहले लग गया या बाद में लग गया, दोनों केसेस में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पढ़ा है हमने, तो वो एक पीपीएच का कारण हो सकता है। रिटेन्ड टिश्यू हो, प्लासेंटा के अगर कुछ टुकड़े अंदर अगर रह गए ना अभी भी, तो वो भी लगातार पोस्टमार्टम हेमरेज कराते हैं, तो उन्हें भी रिमूव करना जरूरी है। या फिर कोई ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर है फीमेल में, कोई हेमोफीलिया की लेडी है, या वॉन विलेब्रेन फैक्टर की कमी है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होगा, तो ब्लीडिंग लगातार बनी रहेगी, पीपीएच हो सकता है। ये देख लीजिए इमेज फिर से आप, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखिए ब्लड जो है वो सेवरल वेसल से प्लासेंटा में इकट्ठा होता जा रहा है, ये निकलता जा रहा है ब्लड। क्यों निकलता जा रहा है ब्लड इतना ज्यादा? इसलिए निकलता जा रहा है ब्लड क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है यूटेरस का। देखो ये यूटेरस दिख रहा है बिल्कुल ऐसा रिलैक्स फॉर्म में, इसमें टोन नहीं है। अगर यूटेरस में टोन नहीं होता ना तो पूलिंग ऑफ ब्लड होती है, ब्लड पूरा जम जाता है और फिर ये धीरे धीरे वेजिनल कैनाल के थ्रू बाहर आने लगता है। तो भाई यूटेरस में टोनिसिटी होना जरूरी है, अगर टोनिसिटी नहीं होगी ना तो यहाँ पर पीपीएच के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी पीपीएच के क्या कारण है भाई? सेकेंडरी कॉज आइए जरा देख लेते हैं। तो 24 घंटे के बाद हो रहा है लेकिन विद इन 6 वीक्स। ओके, चलिए सबसे पहले रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लासेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन, याद रखना है आपको। सिंपल पूछा जाए पीपीएच का कॉमनेस्ट कॉज अटोनिसिटी ऑफ यूटेरस, प्राइमरी पीपीएच का कॉमनेस्ट कॉज अटोनिसिटी ऑफ यूटेरस। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है कि सेकेंडरी पीपीएच का कॉमनेस्ट कॉज, तो आपका आंसर आपके सामने है, रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लासेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन, कि प्लासेंटा के कुछ टुकड़े, कुछ बिट्स वहां अंदर रह गए हैं, मेम्ब्रेन्स के कुछ हिस्से रह गए हैं जिनकी वजह से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। तो ये 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग शुरू करते हैं और 6 वीक्स के ड्यूरेशन में कभी भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। ब्लीडिंग फ्रॉम सीजरियन सेक्शन वुंड, ठीक से वो वुंड भरा ही नहीं, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। लिखा यूजुअली अकर बिटवीन 10 to 14 डेज। देखो जहां पे कट लगा था ना सीजरियन सेक्शन का, पता पड़ा वहां से ब्लड लॉस हो रहा है, तो 10 से 14 दिन के बीच में ज्यादा हो सकता है ना सेकंड वीक में। ब्लीडिंग फ्रॉम एपिजियोटोमी वुंड, वो जो एपिजियोटोमी का कट लगा था नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी के लिए लगाया गया था, वो प्राइमरी पीपीएच भी करा सकता है, सेकेंडरी पीपीएच भी करा सकता है। इवन रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा भी प्राइमरी करा रहा था, सेकेंडरी करा रहा था, लेकिन सेकेंडरी के लिए कॉमनेस्ट है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉजेज अलग है, प्राइमरी अलग है, कॉमनेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को आपको याद रखना होगा। यहाँ पर भी ये एक सिर्फ इमेज है आपको ये बताने के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये जो इतना बड़ा यूटेरस हुआ है ना, इसको नॉर्मल पोजीशन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सेकेंडरी पीपीएच होता है तो यूटेरस साइज में घटता रहता है क्योंकि बेबी तो निकल चुका है, तो इसके अंदर जो प्लासेंटल बिट्स रह गए ना उन पर प्रेशर पड़ता है, तो वो और ज्यादा ब्लीडिंग करता है। ठीक है, चलिए क्या इन्वेस्टिगेशन कराए जाए या क्या इन्वेस्टिगेशंस आइडियली होने चाहिए? तो यहाँ पर हम देखेंगे कंप्लीट ब्लड पिक्चर ईएसआर के साथ। देखो ये कॉमन है, ये हम करा ही रहे हैं क्योंकि एनीमिक होने वाली है लेडी, तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर तो कराना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ईएसआर सिर्फ इसलिए कि भाई फाइब्रिनोजन का लेवल गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया सुपर इम्पोज्ड। सोनोग्राफी और ट्रांसवेजिनल एग्जामिनेशन, देखो पीपीएच के केसेस में ट्रांसवेजिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि प्लासेंटा या प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स तो नहीं है कुछ। सोनोग्राफी कराई जा सकती है, सोनोग्राफी से समझ में आ जाता है प्लासेंटल बिट्स रह गए हैं क्या, ताकि उनको स्क्रैप करके निकाला जा सके। ट्रीटमेंट की बात करते हैं आइए। तो सबसे पहली कोशिश होती है बचाना, रेसुसिटेशन। सुना है बड़े ऑपरेशन में माँ की डेथ हो गई थी, है ना, या फिर आपने सुना होगा बेबी को जन्म देते देते माँ की मृत्यु हो गई थी। तो भैया ये बहुत कॉमन है, पहले भी और आज भी। जो एमएमआर है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसमें बहुत अच्छी हालत नहीं है इंडिया की, ठीक है, और एमपी की भी। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा। इतना अपन बोल रहे हैं एडवांस हो गए, ये हो गया वो गया सब हो गया, लेकिन तो भी आज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। आज भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
तो ये कैसे हो जाता है एमएमआर, यही सब कारण, ठीक है। बर्थ कैनाल बेबी जब पास हो रहा था, ये डिलीवरी हो रही थी, उस समय मदर की डेथ हो गई, चाहे वो सीजरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों एमएमआर का कॉज है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का कारण है। तो ना मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत रिस्की हो जाती है, खासकर ब्लड लॉस जैसी चीजें, है ना, तो इन पे ध्यान देना चाहिए। सो रेसिसिटेशन बचाना बहुत जरूरी है, पूरी कोशिश होना चाहिए, तैयारी रखना चाहिए भाई, ब्लड ग्रुप वगैरह जरूरत पड़े तो ट्रांसफ्यूजन तुरंत किया जाए ना, शॉक में नहीं जानी चाहिए वरना लेडी की डेथ हो जाएगी। एक्सटर्नल मसाजिंग करते हैं कई बार, हमने यूटेराइन इनर्शिया पढ़ा था, वहां पर भी हमने देखा था यूटेरस में टोन चला गया था, तो क्या हुआ था, यूटेरस की मसाज की जाती है, तो यूटेरस की मसाज करके क्या होता है, यूटेरस में ना टोन आ जाता है, ठीक है, तो वो एक हो सकता है ट्रीटमेंट। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, देखो ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पर जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट हैंड को अंदर इंसर्ट करके प्लासेंटा को डिटैच कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्लासेंटा के बिट्स रह गए हैं या कुछ रह गए हैं तो ये नहीं सोचो कि चलो थोड़ा बहुत है बाहर निकल जाएगा, नहीं, अगर प्लासेंटा का थोड़ा भी सेगमेंट अंदर रह गया ना तो वो लगातार ब्लीड करेगा, और वो ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी तो वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इंटरनली रिमूवल किया जा सकता है प्लासेंटा को मैन्युअली हैंड इंसर्ट करके। यूज ऑफ क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नेसेसरी, देखो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन मेनली रिंगर लैक्टेट है, तो क्या होता है लगभग लगभग हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम उससे बिल्कुल मैच खाता है कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं है। तो पता पड़ा क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन दो आपने या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो, रखना ही चाहिए एक्स्ट्रा ब्लड, है ना, जरूरत पड़े या ना पड़े होना चाहिए। और मेथार्जिन का इंजेक्शन 0.2 ml इंट्रामस्कुलर, तो ये हम जानते हैं क्यों देते हैं, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए देते हैं। यूज ऑफ इट इन केसेस ऑफ अटोनिक यूटेरस एंड रिटेंड प्लासेंटा, तो कुल मिलाकर अगर अटोनिसिटी है, टोन नहीं है, ठीक है, ये प्लासेंटा के फ्रेगमेंट्स रह गए हैं, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराकर उन फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाला जा सकता है, इसीलिए सिर्फ मेथार्जिन दे सकते हैं, ठीक है, आर्टोनिक यूटेरस और रिटेन प्लासेंटा में कॉन्ट्रैक्शंस करके उनको बाहर निकालने के लिए देते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम यही नहीं खत्म हो जाती है, पता पड़ा एम्बोलाई बन गया, ठीक है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलाई बन गया और वो अब क्योंकि आप सोचिए ना ब्लीडिंग हो रहा था, तो ब्लीडिंग कैपिलरीज तो ओपन है ना, अब चाहे एमनियोटिक फ्लूइड है या कुछ हो, वो एम्बोलाई के रूप में एंटर कर गया और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया, पता पड़ा उसकी वजह से डेथ हो गई, तो भाई ढेर सारा कॉम्प्लिकेशंस है, क्लियर, तो ये भी याद रखना है आपको पीपीएच के लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसलिए दोनों मेरे साथ मिल गए, है ना, बाकी वो टॉपिक को इसके साथ रखा भी नहीं है अभी। तो एंटीपार्टम हेमरेज में हमें दोनों पता होना चाहिए कि प्लासेंटा प्रेविया क्या है और अब्रप्शियो प्लासेंटा क्या है, दोनों की कंडीशन, दोनों की सिचुएशन पता होना चाहिए, प्लस अब्रप्शियो प्लासेंटा में नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कैसे डिटेच हुआ, उसकी वजह से कंसील्ड वैरायटी क्या है, रिवेल्ड वैरायटी क्या है, मिक्स्ड वैरायटी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, और साथ में पोस्टपार्टम हेमरेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि टोनिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, रिसेंट अगर बिट्स रह गए प्लासेंटा के तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, इन सब पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, सो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं।